आज टेक्नोलॉजी ने बहुत तंग किया है, बट आई थिंक मेरी पीएचडी हो जाएगी। सो ऐसे इश्यूज पे काम करना था मुझे अहमदाबाद कम्युनिटी फाउंडेशन के थ्रू, जिसमें जो रियल इश्यूज हों, जो करंट इश्यूज हों और जो सिटीजन्स को अफेक्ट करते हों, जिस पे सिटीजन्स खुद भी काम कर सकें और उनको लगे कि एक इफेक्टिवनेस आ रही है। सो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के वक्त ये लगा कि फोकस करना पड़ेगा। सो दो जनरल इश्यूज जो थे पर्यावरण और शिक्षण के, वो तो तय थे, बट क्योंकि अहमदाबाद एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी थी तो लगा कि इसके लिए भी अब हमारे धरोहर के लिए भी हमें काम करना चाहिए और उसके संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। पर ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, किस जगह पे फोकस करें। तो इसी दौरान एक हमारे जान पहचान वाले थे और उन्होंने पूछा, आप सरखेज रोजा गई हैं? तो हमने कहा नहीं। तो और ये 25 साल अहमदाबाद में रहने के बाद की परिस्थिति थी। इतने सालों में ना कभी सरखेज रोजा का जिक्र होते हुए सुना, ना कभी उसके बारे में अखबार में पढ़ा, ना कभी स्कूल की तरफ से हम कोई पिकनिक पे गए हों या बाहर कहीं लेके गए हों तो वहां हमें लेके गए हों। कोई किसी को भी सरखेज रोजा के बारे में मैंने बताते हुए या बोलते हुए नहीं सुना था। और इससे शुरू हुआ कि मैं लोगों से पूछने लगी कि आप सरखेज रोजा के बारे में जानते हैं? तो मुझे ये पता लगा कि जो लोग यहाँ पे पीढ़ियों से रह रहे हैं, जिनको कम से कम मिनिमम 40-50 साल हो गए हैं सरखेज रोजा में रहते, अहमदाबाद में रहते हुए, वो सरखेज रोजा के बारे में नहीं जानते। तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है कि ऐसी जगह के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और ये ऐसे था कि जैसे इतनी भव्य इमारत आंखों के सामने है, पर लोग उसको एकदम अनदेखा कर रहे हैं। सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि मैं हेरिटेज के इशू पे काम करना चाह रही थी और संगठन शुरू कर ही रही थी। सो लगा कि इस पे काम करना शुरू करना चाहिए। सो सरखेज रोजा के बारे में मैंने बोल तो दिया, नाम से बहुत बारी मैं बोल चुकी हूँ, पर सरखेज रोजा है क्या? सरखेज रोजा जो है वो शहर से भी पुराना है। मतलब वो जगह जब इमारतें नहीं थी तो एक सूफी संत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू यहाँ आके बसे थे और ये एक गांव जैसी जगह थी जहाँ पे वो अपना कनख्वाह चलाते थे। और ये जगह, मतलब उस वक्त कोई इमारतें नहीं थी, उनका खाली छोटी सी कुटिया थी। हम इमेजिन करते हैं कि बहुत ही सिंपल सी कुटिया रही होगी और वो यहाँ रहते थे। सो जब पहली बार इसको देखा सरखेज को तो ये एकदम एक समझो कि जंगल के बीच में बहुत सुंदर सी इमारतें ऐसी अपनी छोटी छोटी झलकियां दे रही हैं, वैसा दिख रहा था। और उसका विशाल जो तालाब था बीच का, 17 एकड़ का तालाब है, उसको देख के एकदम दंग रह गए। और उसके आजू बाजू सारी ये इमारतें थी। तो जो कि ये इमारतों का जो कंस्ट्रक्शन है वो एक साथ नहीं हुआ, अलग अलग समय पे हुआ और अलग अलग राजाओं ने अपने वक्त में किया, पर तो भी ये एकदम एक कोहेसिव यूनिट लगता है। ऐसा नहीं लगता कि डिसजॉइंटेड है। और इसको टोटल एरिया इसका 34 एकर्स है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। और इसको जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले डिस्क्राइब करते हैं तो इसको एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया कहते हैं। और मेन अट्रैक्शन तो इसका तो भी सूफी संत का मकबरा है।
उसके अलावा इसमें महल हैं, इसमें मस्जिद है, इसमें राजा और रानियों के मकबरे हैं। तालाब की तो बात मैंने आपसे करी ही, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। और इसको सबसे पहले जब देखा तो आजू बाजू सब कांटे भरे जंगली झाड़ थे, काफ़ी इमारतों तक हम पहुंच भी नहीं सकते थे। और सुबह में जो आजू बाजू की बस्ती थी वो इसको बाथरूम की तरह इस्तेमाल करती थी, रात में ये एंटी सोशल एलिमेंट्स का डेरा हो जाता था। तो वहाँ पे जुगार खेलना, शराब की भट्टियां चलती थीं। तो इस तरीके का वहाँ का पूरा माहौल था जब हमने इसको पहली बार देखा। और देखने से, उसकी सुंदरता देखने से तो ये तो तय कर लिया कि भाई यहाँ काम करना है, पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। मतलब क्या हम इस इमारत के कंजर्वेशन पर ध्यान दें, या हम लोगों की इकोनॉमिक परिस्थिति पर ध्यान दें, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें। मतलब इतना विशाल काम लग रहा था कि उस काफ़ी समय लगा ये समझने में कि पूरा एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा बिफोर कि कोई काम हो सके। तो और ये भी तय था कि जो भी काम होगा वो वहाँ की जो कमिटी थी नियुक्त की जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, उनके साथ ही करना था, क्योंकि लोकस स्टैंडाई उनका था। तो उनके साथ काफ़ी सारी मीटिंगें करी, और मीटिंगें करने में उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, पर हमेशा ऐसा लगता था कि एक जैसे दीवार सी आ जाती है। वो कहते थे हाँ हाँ आप करिए, बट क्या करना है, उनकी रजामंदी किस में है, उन बातों पे कोई डिस्कशन नहीं होता था कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या चाहते हैं इस जगह के लिए, उनका क्या विजन है, ऐसी कोई बातें नहीं होती थी। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग का इशू है, एक विश्वास न होने के कारण ये रुकावट आ रही है। और इसी दौरान अर्थक्वेक हुआ जनवरी 2001 में, और इस वक्त एक बहुत ही अहम हिस्सा ये मॉन्यूमेंट का धराशायी हो गया था। सो उस वक्त एडवोकेसी करने से उसके रिपेयर वर्क का काम चालू हुआ। और तब एक लगा कि एक छोटा सा कदम हमने आगे समझो आगे बढ़ाया है कि भी इस एक ट्रस्ट बना इन कमिटी के साथ। और लगा कि अब हम प्रॉपरली बैठ सकेंगे, इसके बारे में, इसके डेवलपमेंट के लिए बातचीत कर सकेंगे। और इतने में 2002 के रायट्स हो गए। और 2002 के राइट्स ऐसे थे कि इतना अविश्वास का माहौल था कि मुस्लिम शब्द भी इस्तेमाल करना बॉम्ब फेंकने जैसा होता था। और लोग कतराते थे एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे के एरियाज में जाने से। ऑलरेडी अहमदाबाद में कल्चर था घेटवाइजेशन का, हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल अलग रहते थे। अब तो एक दूसरे के एरिया में जाने का भी कोई नाम नहीं लेता था। और ऐसे में मुझे लगा कि अब तो ये सरखेज का काम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गई बात। बट ये था कि मेरा दूसरा काम जो था वो रिलीफ वर्क का था। तो जो मुस्लिम्स अपने घर छोड़ के सेफ्टी के लिए कैंप्स में गए थे, उन लोगों के साथ रिलीफ का काम मेरा चल रहा था। और ये जब सब सारा वायलेंस ख़त्म हुआ, काफ़ी लंबा चला, 2-3 महीने चला, तो तब कमिटी को ये थोड़ा विश्वास आया कि ये जो लेडी हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी की वेल विशर हैं, कोई अपने एजेंडा के साथ नहीं आई हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कदम था कि उसके बाद एक जर्नी शुरू हुई 10 साल की, जहाँ पे कमेटी के साथ बहुत ही गहरे रिश्ते बने, और बहुत हमने जम के मेहनत करी, इतने तक कि आज सरखेज जो है वो वर्ल्ड मैप पे है।
और जो काम करने की जो जर्नी थी वो ये थी कि अब सोचिए ये कॉन्ट्रास्ट को जब हम देखते हैं कि मैं एक हिंदू रेफ्यूजी फैमिली से महिला आई हूँ और कमिटी में 7 मुस्लिम मेन हैं और एक ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है और साथ मिलके काम करना है। सो बता नहीं सकती हूँ, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि भाई वो जर्नी कैसी थी और वो किस तरह से पॉसिबल भी हुआ, पर आई थिंक बहुत ही त्याग और बहुत ही सब्र की ज़रूरत थी कि ये काम हो सके। और एंड मेनली ऑल्सो कि मैंने बहुत अपने आप को पीछे रखा, इसमें हमेशा कमेटी को प्रमोट किया, हमेशा मॉन्यूमेंट को प्रमोट किया ताकि वो ट्रस्ट बना रहे। और कमेटी के साथ तो ट्रस्ट बन गया, पर फिर अगेन ये सवाल आया कि जहाँ पे इतना अविश्वास का माहौल है वहाँ पे बाकी के शहर वासियों को ये किस तरीके से भरोसा दिलाया जाए कि ये मॉन्यूमेंट बहुत ही रेलेवेंट है हमारे लिए आज के तारीख में भी। और जहाँ पे एक दूसरे के एरियाज में लोग नहीं जा रहे थे, जहाँ पे एक दूसरे का नाम लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो सरखेज रोज़ा जैसी इस्लामिक मॉन्यूमेंट में कैसे आएंगे। आजू बाजू के बगल के भरवाड़ कम्युनिटी के तो लोग आते थे क्योंकि वो उनका सूफी संत में विश्वास था, बट बाकी के शहर वाले या बाहर के शहर वाले कैसे आएंगे। तो इस पे हमने जब काम करना शुरू किया तो हमने ये सोचा कि जो ओवरऑल पॉलिटिकल माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि जो हमारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जो हमारी कॉमन बातें हैं, उस पे हम लोग ध्यान दें। और सरखेज में खूबी ये है कि उसके आर्किटेक्चर में इस्लामिक, हिंदू और जैन का मिश्रण बहुत है। तो ये चीज़ों को हमने बहुत उजागर किया और धीरे धीरे जैसे रिसर्च करते गए तो ये भी पता चला कि वहाँ पे एक समय पे जन्माष्टमी मनाई जाती थी, क्योंकि आजू नज़दीक के जो हिंदू भरवाड़ थे वो तो सूफी संत में मानते ही थे। तो जन्माष्टमी को हमने कव्वाली के थ्रू सेलिब्रेट किया, क्योंकि जो रिलीजियस माहौल है, उसका फ्रेमवर्क है आज की तारीख में, उसको रिस्पेक्ट हमें करना था। तो भजन कीर्तन इतना नहीं, पर कव्वाली के थ्रू हमने उसको सेलिब्रेट किया। इम्पॉर्टेंट ये था कि हम वो कम्युनल हार्मनी के सिंबलिज्म को हम उजागर करें। और धीरे धीरे फिर हमने सूफी फेस्टिवल्स भी शुरू किए। अगेन वो इस्लामिक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए वो इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम ज़्यादा रहते थे, उसमें फिल्मी गीत नहीं होते थे या डांस प्रोग्राम्स नहीं होते थे। बट ये चीज़ें धीरे धीरे बहुत एक लंबा रास्ता हमने तय किया कि लोगों का विश्वास बने। और आज सरखेज रोज़ा जो है वो मैं समझती हूँ कि किसी के भी घर में गेस्ट आते हैं तो वो ज़रूर सरखेज रोज़ा को दिखाने, बहुत प्राउडली दिखाने लेके आया करते हैं। और मैं जब ये जर्नी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि एकदम एक सपना जैसा है कि भी ये कैसे हो गया। बहुत ही रिलेंटलेस एडवोकेसी के थ्रू हुआ है। इस काम में हमने कोई भी फंडिंग नहीं ली है। जो भी काम हुआ है वो डायरेक्टली लोगों ने खुद ही किया है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हों। तो मैं समझती हूँ कि जो ट्रस्ट का माहौल कमिटी के साथ और अहमदाबाद कम्युनिटी फाउंडेशन के बीच था, वो अगर नहीं होता तो ये काम पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। और समय की मर्यादा को देखते हुए मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे रोकूंगी। बट मैं चाहूँगी कि
जो लोग भी देख रहे हैं वो मेरे एक्सपीरियंस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए वो आप मेरे को प्रश्नों के थ्रू पूछें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बहुत क्लियरली एंड बहुत फोकस तरीके से मैं जवाब दे पाऊँ। थैंक यू। किसी के कोई सवाल नहीं है? मैं इतना ज़रूर कहूँगी इसमें, जब तक शायद कोई सवाल पूछे तब तक, कि हम जिस तरीके से समझते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी, जैसे हमने उसका एक अदरिंग कर दिया है। हम समझते हैं कि सब बहुत ही एक कोहेसिव यूनिट है, ऐसा नहीं है। जैसे दूसरी कम्युनिटीज़ में कल्चर बहुत एक रोल प्ले करता है आइडेंटिटी बनाने में, उसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में भी जहाँ से लोग आते हैं उनकी आइडेंटिटी पे वो बहुत प्रभाव बनाता है। बिहार का एक मुस्लिम बहुत अलग होगा गुजरात के एक मुस्लिम से, चाहे वो नमाज पढ़ते होंगे, चाहे वो उनके रहन सहन, बट उनके रहन सहन के ढंग बहुत अलग होते हैं। और सरखेज में ये देखने को मिलता है कि बहुत ही एक अलग अलग एरिया से लोग आके बसे हैं, और इतना उन लोगों से प्यार मिला, इतना उनसे विश्वास मिला कि वो एक अभी एक्सटेंडेड फैमिली जैसे हो गए हैं। और ये जो हम लोग धारणाएं बना लेते हैं कि मुस्लिम्स बहुत वायलेंट होते हैं, या मुस्लिम्स समझ नहीं पाते हमको या समझ नहीं पाएंगे, वो बिल्कुल भी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूँगी कि वो बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहा है इस बात से। और आज की तारीख में मैं सोच भी नहीं सकती कि अ, कभी सरखेज न जा पाऊंगी तो क्या होगा। मतलब 10 दिन उन लोगों से मुलाकात नहीं होती तो फ़ोन आ जाते हैं कि भी कहाँ हैं। और क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए, तो ऑलमोस्ट एक जनरेशन मेरे सामने बड़ी हुई है। और एक समय में, क्योंकि मैं वहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर भी चलाया करती थी, तो आज भी वो जो छोटे बच्चे हैं वो मुझे भावना टीचर के नाम से ही जानते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब एक आज, जो उस समय 10-15 साल का जो लड़का था वो आज 25-30 साल का हो गया है। मेरे साथ म्यूनिसिपल ऑफिस में आते हैं ये लोग वॉलंटियर्स की तरह, अपने एरियाज में काम करने के लिए, सिविक इश्यूज पे काम करने के लिए। तो वो एक जो हैंड होल्डिंग प्रोसेस भी शुरू हुआ है सेकंड जनरेशन के साथ, वो बहुत ही मैं मानती हूँ एक अब वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं होगी, लोग खुद ही अपने एरिया को और उस मॉन्यूमेंट को संभाल लेंगे।
सो आई थिंक किसी के कोई सवाल नहीं है। बाद में भी सूझे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगी कल परसों जब भी। आई वुड बी मोस्ट हैप्पी कि किसी की कोई भी क्वेरी हो। और मैं जो है हमारी वेबसाइट है अहमदाबाद कम्युनिटी फाउंडेशन की, उसका लिंक डाल दूंगी। और हमने पिछले 5 साल में सरखेज रोज़ा क्राफ्ट्स करके एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही लोकल लेवल पे काम करती है वहाँ की बहनों और लड़कियों के साथ, जहाँ पे हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं स्किल बिल्डिंग में और सुवेनिर्स बनाने में, ताकि पर्यटक जब आए तब उनके लिए मतलब एक आमदनी अर्न करने का रास्ता बने, जरिया बने। तो उसका भी मैं एक लिंक डाल दूंगी।